प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय UGC नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस वेलकम टू फील्ड ऑफ होम यूट्यूब चैनल यूनिट 9 पुराणो इतिहास धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का सामान्य परिचय क्लास नंबर 51 और हमारा टाइम रहेगा डेली 6 PM बाय नीदू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आपको इजीली अपडेट और क्लास के लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा और अगर कुछ इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो भी नए स्टूडेंट है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले ताकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन आप तक इजीली टाइम टू टाइम पहुँच जाए। और ये हमारी फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स और यहाँ पे कुछ ना कुछ जो कि इस संडे हुआ था वैसा ही कुछ ना कुछ आपको नया ट्विस्ट भी मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाए और फिल फॉर्म ऐप जो हमारी है वो डाउनलोड करें। ये हमारे फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जिसमें 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए रहेगी, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, 6 PM जो हमारी संस्कृत की लगेगी और 9 PM को हमारी फर्स्ट पेपर जो DI, मैथ्स और रीजनिंग है वो क्लास 9 PM को लगेगी। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना क्योंकि जो सेकेंड पेपर है उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी जरूरी है। तो अगर आप सेकंड पेपर के लिए अच्छे हो तो फर्स्ट पेपर भी आपको इतना ही इम्पोर्टेंस देना है ताकि दोनों के कंबाइन होकर ही हमारा रिजल्ट बनेगा। तो आप सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों को इक्वल करके प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और हाउ टू डाउनलोड नोट्स, काफ़ी लोगों का मैसेज आता है, काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमें नोट्स नहीं मिलती, मैम नोट्स कैसे डाउनलोड करें। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com पर जाए और वहाँ से डेली के डेली जो हम क्लास लगाते हैं उनकी PDF वहाँ पे आपको इजीली डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। तो डेली के डेली जो आप PPT डाउनलोड PDF डाउनलोड कर लोगे तो आपको आसानी रहेगी अपनी प्रिपरेशन में। और ये हमारे जो YouTube पर क्लासेस होती हैं उसकी प्लेलिस्ट है जिसमें संस्कृत की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे कितने क्लासेस हो चुके हैं अभी तक के, तो उनको पुराने वीडियो और सभी वहाँ पे आपको लाइन टू लाइन वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी प्लेलिस्ट है तो उसमें 54 क्लास हमने करवा ली है जो कि सब मिलाकर है। उसमें आपको पेपर का सिलेबस भी मिल जाएगा, प्रिपरेशन कैसे करें, फिर आपको बुक्स कौन सी परचेज करनी है वो सभी के सभी वहाँ पे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें 1 to 54 तक के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और हमारी क्विज आपको पता ही है और 28 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, तो पार्टिसिपेंट काफ़ी स्टूडेंट नहीं करते तो प्लीज़ ज्वाइन करा करो। और उसका टाइमिंग ये रहा कि जो हमारी वेबसाइट है www.ugcnet.com वहाँ पे डेली के डेली जो क्विज हमारी होती है फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर के लिए, तो 9:30 AM को जीके की क्विज लगेगी जो कि 5 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करवाए जाएंगे और 11:50 को हमारे फर्स्ट पेपर की रहेगी, 2:50 को हमारे जो फर्स्ट पेपर की PYQ है जो 2 PM को क्लास होती है वही PYQ वहाँ पे आपको क्विज के रूप में मिल जाएंगे। और 5 PM को हमारी सेकंड पेपर जो सभी जो सब्जेक्ट है उनके सेकंड पेपर के लिए 5 PM को क्विज लगती है। और जो 9:50 PM को मैथ्स, DI और रीजनिंग के क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करवाने के लिए आपको क्विज के थ्रू मिल जाएंगे। और हमारा जो गिव अवे था UGC नेट गिव अवे जो संडे को था 10 अप्रैल को, तो उसमें आपको पता ही है हमने ये 3 रखे थे गिफ्ट के लिए। तो उसमें जो फर्स्ट विनर था उनको 3 बुक प्रोवाइड करवानी थी और सेकंड विनर था उनको 2 बुक और जो थर्ड विनर था उसको
वन बुक। तो ऐसे हमारा जो विनर था उनको हम बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी के सभी जो पार्टिसिपेंट किए हुए हो सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो टॉप 3 में आए हैं उनको बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट रैंक पे आए हैं कृष्णा चंद्र मिश्रा जी, तो उनको भी बहुत ही बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरे रैंक पे आए हैं सुनील डांगर, फिर तीसरे रैंक पे आए हैं सतीश कुमार। तो तीनों स्टूडेंट हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो तीनों को बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही हमारी क्विज होती ही रहेगी। तो आप सभी भी ये लीडर बोर्ड में मेरे संस्कृत के बच्चों को भी नाम यहाँ पे आए ऐसी मैं होप रखती हूँ। ठीक है, रखो ना मैं होप, क्योंकि मेरे संस्कृत के बच्चे भी काफी होनहार है ना, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे रखती हूँ होप। तो आपका भी एक दिन यहाँ पे नाम आए तो मुझे भी गर्व लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट है। ठीक है, और ये हमारे होमवर्क के जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो मंजू यादव जी है, अनु विजय जी है, और आकृति ऋषिवर जी है, और माया जाटवा जी है, वो ही रेगुलर स्टूडेंट जो हमारा होमवर्क करते हैं, बाकी सारे क्यों नहीं। मुझे यार ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को दिक्कत क्या है। होमवर्क करने में क्या दिक्कत है? हम जब छोटे थे तब तो हम होमवर्क करके ही जाते थे ना स्कूल में। तो ये भी यार एक स्कूल ही है, ऐसा सोचकर आप डेली का डेली वर्क करोगे तो आपके ही लिए काम आएगा ना। अगर आप होमवर्क करोगे तो मुझे कुछ फायदा है, ऐसा है क्या? बताओ, ऐसा है क्या? अगर आप वो होमवर्क करोगे तो मुझे यहाँ से डायरेक्टली मेरे पेपर में अच्छा रहेगा, ऐसा होगा? तो यार प्लीज करा करो, आपके ही लिए है। तो ये 4 से अलावा भी मुझे और बच्चों का नाम यहाँ पे बताना है, तो आप सभी भी करा करो। ठीक है, और जो होमवर्क के आंसर हमने दिए थे वो आज देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। जो हमने सैटरडे को होमवर्क दिया था, संडे को तो हमारी छुट्टी थी क्योंकि वो मेगा सेमिनार था, वो क्विज था हमारा, और मंडे को मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो इसीलिए हम क्लास नहीं कर पाए थे। तो आज हम सैटरडे के होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो कौटिल्य से अपर नाम किम, तो कौटिल्य के अलग अलग नाम मैंने क्लास में बताए थे कि उनके अलग अलग नाम क्या हैं। तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चाणक्य और वाल्मीकि। तो उनका आंसर करेक्ट है चाणक्य। उसके बाद है अर्थशास्त्र से प्रथमाधिकरण वर्तते, तो वो भी मैंने 15 जो अधिकरण थे वो भी मैंने बताए थे आपको। तो उसमें पहला जो प्रथम अधिकरण है वो विनय अधिकरण है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, और आपने जो आंसर दिए थे वो भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपका सही हुआ है या गलत। ठीक है, इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है लिपि। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं लिपि किसे कहते हैं, लिपि क्या है। ये बेसिक सा सवाल है कि लिपि किसे कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो कि लिपि क्या है, लिपि किसे बोला जाता है, लिपि किसे कहते हैं। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो ताकि हम आगे चल सके। लिपि किसे कहते हैं, लिपि क्या है, लिपि का अर्थ क्या है, लिपि किसे बोला जाता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो। आसान सा सवाल है कि लिपि ये हो गई, क्या है लिपि, क्या। तो लिपि का परिचय हम देखते हैं। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। हम कुछ भी लिखते हैं कि मेरा नाम निधि चौधरी है, हम लिखते हैं, तो ये लिखा हमने मेरा नाम नीदू चौधरी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जो हमने लिखा वो क्या हो गया, वो लिखावट हो गई। लिखावट यानी लिखने का ढंग, तो वो हो गई हमारी लिपि। सिंपल से आसान से शब्द में हो गई, जो हमने लिखा वो क्या होता है, लिपि। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। ध्वनि यानी हम जो बोलते हैं, यानी हमने बोला कि मम नाम नीदू वर्या अस्ति,
तो ये हमने लिखा मम, तो ऐसे चिन्ह के रूप में हमने लिखा, तो वो चिन्ह क्या हो गए, जो चिन्हों का प्रयोग किया वो क्या हो गए, लिपि। सिंपल सी यहाँ पे देख लीजिए कि लिपि लिखा हुआ है, ठीक है। आज का टॉपिक लिपि। तो लिपि हमने उच्चारण किया अच्छे से, तो उच्चारण के लिए हमें पता है कि ल कैसे लिखा जाता है, प कैसे लिखा जाता है, ली कैसे लिखा जाता है, पी कैसे लिखा जाता है, ये सब हमें चिन्हों को जो हमने प्रयोग किया हुआ है तो हमें पता है। तो जो हमने प्रयोग किया है वही है लिपि। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो लिपि और भाषा हम जो बोलते हैं दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। भाषा वो चीज होती है जो बोली जाती है, हम जो बोलते हैं, यानी काफी भाषाएं हैं, गुजराती है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, उर्दू है, ऐसी काफी सारी भाषाएं हैं। तो भाषाएं कैसे बोली जाती है, जो हम बोलते हैं मैं गुजराती हूँ तो मैं बोलूंगी केम छो, हिंदी है, हिंदी वाले हैं तो वो बोलेंगे कैसे हो, ये हो गई भाषा। तो जो भाषा वो होती है जिस चीज को बोला जाता है, और लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, यानी जो लिखते हैं हम, तो हिंदी में लिखे कि कैसे हो, तो हमें पता है कि क कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो सब हमें पता है। तो हम जो लिखते हैं वो हो गई लिखने का ढंग, यानी लिपि। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना, यानी जो एक भाषा है उसको उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना, इस तरह की वास्तविक अनुवाद न हुआ हो उसे लिप्यांतरण कहते हैं। लिप्यांतरण किसे कहते हैं, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखना और उसका अनुवाद न हुआ हो। ऐसे काफी सारे हमारे संस्कृत के तो हमारे काफी सारे ऐसे होते हैं ताम्रपत्र, ऐसे काफी हमारे जो ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में ऐसे काफी मटेरियल पड़ा है जो कि हमारे फॉरेनर है ना वो ले चुके हैं, हमसे ले लिया है, हमसे चोरी करके। तो उनके पास से हम हमारा ही जो है, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनिया थे, उन्होंने जो भी लिखा था ना वो लोग ले चुके हैं। तो वो ले गए हैं हमारा ही, अगर हमें उसमें कुछ करना है तो हमें वो टच भी नहीं करने देते। और जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें म्यूजियम है, म्यूजियम में काफी हमारा बुक्स ऐसे पड़े हैं कि जिसकी लिपि का लिप्यंतरण अभी तक नहीं हुआ है। वो लोग काम करते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, लेकिन जो ओरिजिनल है वो आपको देखने को क्या छूने को भी नहीं मिलेगा। ऐसे काफी सारी बुक्स, काफी हमारा खजाना बोले तो, क्योंकि क्या होता है कि हम पैसा तो कमा के कुछ भी खरीद सकते हैं, पर हमारा जो ज्ञान था, जो हमारे जो विदेश से आए थे वो ले गए हैं, वो हम कैसे लिए, फिर से हम कैसे पाए। तो काफी ऐसे हमारे विद्वान हैं, वो उनके पास पैसे डॉलर देकर वो सॉफ्ट कॉपी के डॉलर देते हैं, ओरिजिनल कॉपी तो उनको टच करने के लिए भी नहीं मिलती। सॉफ्ट कॉपी है उसका लिप्यांतरण करने के लिए वो खरीदते हैं उनके पास से, जो हमारा ही था, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ही लिखा था, हमारे विद्वानों ने ही लिखा था। फिर भी ऐसा कई बार हुआ है। तो मैं संस्कृत के सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगी कि हम हमारे जो सांस्कृतिक वारसा है, यानी हमारा जो दिया हुआ है ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने जो कुछ भी दिया है उनको समेट कर रखे, ताकि काफी ऐसे देश है जो हमारा ही ले गए हैं और हमसे ही पैसे मांग रहे हैं। तो प्लीज आप संस्कृत को स्टूडेंट को तो गर्व होना चाहिए कि हम हमारी देव भाषा, हमारी जो मूल भाषा है वो पढ़ रहे हैं। तो उसका लिप्यांतरण यानी अनुवाद न हुआ हो उसको लिप्यांतरण कहते हैं। और आगे देखें तो लिपि का इतिहास। भाषा का संबंध ध्वनियों से है, यानी कुछ भाषा है तो हम ध्वनि यानी उच्चारण के बोलते हैं, तो भाषा का संबंध क्या हो गया, ध्वनियों से है।
ध्वन्यात्मक भाषा वक्ता के मुख से निकलकर श्रोता के कान तक पहुंचकर अपना प्रभाव प्रकट करती है। यानी हम जो बोलते हैं वो आप सुनते हो, यानी मैं हो गई वक्ता और आप सभी हो गए श्रोता। तो जो ध्वन्यात्मक भाषा है तो उसका प्रभाव कैसे प्रकट होता है कि मैं बोलती हूँ और आप सुनते हो, तो ऐसे वक्ता और श्रोता के बीच का जो प्रकट भाव हुआ है वो वाचिक भाषा है। यानी जो मैंने अभी बोला क्या लिपि का इतिहास, तो आपने सुना का लिपि का इतिहास, तो आपके मन में प्रकट हुआ का लिपि का इतिहास क्या होता है। आपके मन में प्रश्न हुआ का इतिहास, तो हमें पता है कि वो हमारा जो पुराना है, हमारा जो प्राचीन है उसका अभ्यास, तो लिपि का अभ्यास, ऐसा आपके मन में भाव प्रकट हुआ। तो ये हो गया ध्वन्यात्मक भाव। तो यह वाचिक भाषा है। वक्ता के मुख से निकलने के कुछ क्षणों बाद इसका स्पष्ट स्वरूप नष्ट हो जाता है। यानी मैंने अभी बोला कि लिपि का इतिहास, तो ये हो गया, मैंने बोल लिया। उसके कुछ क्षणों के बाद वो जो मैं बोली थी वो नष्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं, वक्ता जो बोलते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है, कुछ क्षणों के बाद नष्ट हो जाता है। ठीक है, मानव की प्रवृत्ति है मुख की वह अपने कार्यों और विचारों को स्थायित्व प्रदान करता है। इसके लिए वह ऐसे साधनों का उपयोग करता है जिससे उसके विचार आगे की पीढ़ी तक पहुंच सके। यानी कुछ साधन, यानी हो अभी के क्या साधन है कि बुक्स हो गई, कागज हो गया, या कुछ ऐसे लिखने का सामान, तो वो क्या होता है कि हमने अभी लिखा तो हमारे बुक रह गए। ठीक है, बुक आगे, हमारी आगे की पीढ़ी जो होती है वो हमारे बुक पढ़ेंगी, तो वो क्या हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी का जो ज्ञान है वो पहुंच सकता है। उन्हीं गुढ़ विचारों ने लिपि को जन्म दिया। यानी लिपि कैसे लिखी वो हमने तो नहीं बनाई, या फिर हमारे माँ बाप ने भी नहीं बनाई, क्योंकि ये लिपि तो काफी सालों से चलती आ रही है। क कैसे लिखते हैं ये हमने तो नहीं बनाया, लेकिन क ऐसे ही लिखते हैं वो हमें पता है, क्योंकि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चला आता है। क ऐसे लिखते हैं, ख ऐसे लिखते हैं, ग ऐसे लिखते हैं, ये हमें चिन्ह के रूप में पता है। तो इसीलिए हम ऐसा आसानी से पढ़ सकते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, हम आसानी से पढ़ तभी सकते हैं। और क्या होता है कि बदल नहीं जाता। हिंदी में अगर लिखा हुआ है कैसे हो, तो आप भी देखोगे तो आपको भी यही पढ़ना होगा कि कैसे हो। दूसरा कोई हिंदी वाला पढ़ेगा वो भी ऐसा ही पढ़ेगा कि कैसे हो, कोई और ऐसा नहीं बता पाएगा कि ये कैसे हो, ऐसा नहीं लिखा है। यानी एक ही चिन्ह के रूप में सभी भाषा होती है। ठीक है, तो ऐसे हो गई पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना, और उन्हीं गुढ़ विचारों ने लिपि को जन्म दिया है। इसका प्रारंभिक रूप क्या था यह आज बताना संभव नहीं है। मैंने अभी ही बताया कि हमने तो लिपि का नहीं किया है कि ऐसे लिखा जाता है, लिप्यंतरण हमने तो नहीं किया है, हमें भी वारसा में ही मिला है। बोले तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी से वारसा में ही मिला है, तो यह बताना संभव नहीं है, परंतु अनुमान है कि अपने भावों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ, तत्पश्चात भाव लिपि और अंततः ध्वनि लिपि। यानी सर्वप्रथम तो वो भी क्या थे कि अभी जो नन्हा बच्चा होता है तो उनको तो पता ही नहीं होता कि क ख ग घ ऐसे लिखते हैं। वो तो मासूम सा है, उसको तो पता ही नहीं है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की है। वैसे ही जब लिपि नहीं थी तब हमारे जो पूर्वज थे तो उनको भी कैसे पता चलेगा कि क ऐसे लिखते हैं, ख ऐसे लिखते हैं। तो तब वो अपनी कुछ बोलना या कुछ बताना चाहते थे, वो क्या करते थे, चित्रात्मक रूप में बताना चाहते थे, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। यानी कुछ पेड़ हो गए या पत्थर हो गए उस पर कोतरणी करते थे। यानी बोले तो हमें पता है कि खजुराहो के मंदिर में काफी कोतरणी है, ऐसे काफी सारे जो स्तंभ है, शिलालेख है, ऐसे काफी जो है वो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ था। उसके बाद जो हम भाव लिपि, यानी चित्र के बाद हुआ भाव लिपि का
उद्भव। उसके बाद अंत में ध्वनि लिपि, यानी जो हम बोले वही लिखना, वो हो गई ध्वनि लिपि। तो ये 3 पीढ़ी का गैप बताया है कि पहला है चित्रात्मक लिपि, दूसरा है भाव लिपि और तीसरा है ध्वनि लिपि। भाषा और लिपि की अपूर्णता। तो अपूर्ण भाषा और लिपि की अपूर्णता कैसे है, ये हम देखते हैं। यह अनुभव सिद्ध है कि मानव के संवेदात्मक भावों को भाषा पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। हर्ष, शोक, मिठास, कड़वापन आदि भाव भाषा से पूर्णतया व्यक्त नहीं हो पाते हैं। यानी हम जो अनुभव किए, यानी हमें अगर खुशी का जो न्यूज मिले तो हम क्या हो गए, हर्ष में आ गए। तो हर्ष का जो है वो हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, जो लिपि है उसमें हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। शोक हो गई, यानी हमें दुख पहुंचा है तो हम उसको कैसे संवेदात्मक के रूप में अभिव्यक्त करें। मिठास हो गई, यानी कुछ हमें अच्छा लगा तो हम वो कैसे बताएं। अगर कुछ बुरा लगा, यानी कड़वापन आदि भावों से पूर्णतया व्यक्त नहीं हो पाते हैं। लिपि भाषा का ही स्थूल रूप है। जो लिपि है वो भाषा का ही रूप है, जो स्थूल रूप है, यानी जो बोलते हैं वही लिखता है, वो भाषा का स्थूल रूप है। लिपि भी मनोभावों को व्यक्त करने में असमर्थ है। जो हम लिखते हैं वो भी जो संपूर्णतः हमारे जो मनोभाव है कि शोक, हर्ष, मिठास, कड़वापन, वो संपूर्ण भाव तो व्यक्त नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे बताया है कि लिपि भी मनोभावों को व्यक्त करने में असमर्थ है। भाषा और लिपि में मुख्यतः अंतर यह है, तो देखते हैं कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है। तो भाषा सूक्ष्म है और लिपि स्थूल है। क्या है, भाषा सूक्ष्म है और लिपि स्थूल है। भाषा की ध्वनियों में अस्थायित्व है, लिपि में अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व है। यानी भाषा है जो उसकी जो ध्वनियां हैं वो अस्थायित्व भाव से हैं और जो लिपि है वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व है। भाषा में सुर, तान आदि के द्वारा बहुत कुछ मनोभावों को व्यक्त किया जा सकता है। यानी जो बोलते हैं, जो भाषा है, तो उसमें हम अगर सॉन्ग गाए तो उसमें हम बता सकते हैं कि उसमें ये सुर है, इसमें ये तान है, उसमें कुछ कैसे मनोभाव है, हाव भाव कैसे है, शोक का है, दुख का है, हर्ष का है, मिठास का है, ये हम मनोभाव को व्यक्त करा जा सकता है और लिपि में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आगे देखते हैं लिपि की उत्पत्ति। तो लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो लिपि की उत्पत्ति कब और कैसे हुई यह इतना ही विवादग्रस्त है जितना भाषा की उत्पत्ति। यानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई ये तो हमें पता नहीं है, तो वैसे ही लिपि की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, यह भी इतना ही विवादग्रस्त है। भाषा और लिपि की उत्पत्ति के विषय में अंततः अनुमान का ही आश्रय लेना पड़ता है। यानी हम अनुमान कर सकते हैं किंतु पक्का नहीं बता सकते कि यही साल जो था वही लिपि और भाषा का जो उत्पन्न हुई थी वो उत्पत्ति समय है, वो हम नहीं बता सकते, किंतु हम अनुमान के आश्रय से बता सकते हैं। भाषा सूक्ष्म है अतः उसकी उत्पत्ति बताना अधिक कठिन है। यानी जो भाषा है वो बहुत ही सूक्ष्म है तो उसकी उत्पत्ति बताना बहुत कठिन है। लिपि की उत्पत्ति भी बताना प्रायः उतना ही कठिन है। तो लिपि है तो उसकी भी उत्पत्ति बताना उतना ही कठिन है कि कितनी कौन सी सदी में लिखा गया है या ये भी उतना कठिन है, क्योंकि प्रारंभ में जिन वस्तुओं पर ये लिपियां लिखाई गई वे काल कवलित हो गई है। पाषाण, स्तंभ, ताम्र आदि पर जो कुछ चीजें लिखी गई वे 6000 वर्ष तक का इतिहास बताती हैं। इसमें भी एक रूपता नहीं है, कई कुछ लकीरें, कहीं पशु आदि की आकृति, कहीं भाव मुद्रा और कहीं लिपि है। तो जब कागज नहीं था तो कागज के पहले क्या हुआ था, पाषाण यानी पत्थर, स्तंभ, ताम्र, ये सब जो वस्तुएं हैं वो चीजों पर लिखा जा सकता था
और जो वो चीजें पर लिखा हुआ 6000 वर्ष तक का ही इतिहास बताती है। तो उसके पहले भी लिपि थी, वो बताना तो कठिन ही है कि उसका काल क्या है, वो भी बताना कठिन है। तो जो कुछ भी मिला है वो तो 6000 वर्ष के ही इतिहास बताती है, तो वो हो गया, उसकी उत्पत्ति बताना कठिन है। कई कुछ लकीरें, कहीं पशु आदि की आकृति, कहीं भाव मुद्रा और कहीं लिपि है। तो काफी जगह पे लकीरें मिली है, कहीं पशु की जो आकृति है वो मिली है, कहीं भाव मुद्रा मिली है और कहीं लिपि मिली है, यानी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ऐसी लिपियां भी मिली है। तो उनका काल निर्धारण कब था वो तो बताना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। लिपि का जो लिपि है उसका विकास के 3 चरण। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार विश्व के विभिन्न देशवासियों ने अपनी भाषा का जन्मदाता कोई देवता माना है, यानी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार विश्व के विभिन्न देशवासियों ने अपनी अपनी भाषा का जन्मदाता, यानी जब भाषा उत्पन्न हुई, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ऐसे काफी भाषाएं हैं, तो ऐसी भाषाओं का जन्मदाता कोई देवता को माना है। भारतीयों ने ब्राह्मी लिपि का जन्मदाता ब्रह्मा को माना है, यानी ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी वो वेद मंत्र वो सब लिखते थे, तो भारतीयों ने क्या माना, ब्राह्मी लिपि का जन्मदाता ब्रह्मा जी को माना। इसी प्रकार मिस्री लोगों ने थात यानी थॉत को, बेबीलोनियों वाला ने नेबो को, प्राचीन यहूदियों ने मूसा को और यूनानियों ने हमेस यानी हर्मेस को अपनी अपनी लिपि का जन्मदाता माना है। तो जो मिस्री लोग हैं वो थॉत यानी थात उसको मानते हैं, फिर बेबीलोनिया वाला जो है वो नेबो को मानते हैं, प्राचीन जो यहूदियों है वो मूसा को मानते हैं, और जो यूनानियों तो वो हर्मेस को मानते हैं। तो अपनी अपनी लिपि का जन्मदाता वैसे अपने जो है वो उसे मानते हैं। आज तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीनतम उपलब्ध सामग्री 4000 ईसा पूर्व तक की है। जो अभी जो सामग्री उपलब्ध है वो प्राचीनतम उपलब्ध कब की है, तो 4000 ईसा पूर्व की है। इस प्रकार प्राचीनतम लिपि चिन्ह 6000 वर्ष पूर्व तक के मिलते हैं। तो अभी जो मिलती है वो 4000 ईसा पूर्व की है, और अब इस प्रकार जो हम प्राचीन लिपि है, जो चिन्ह है वो 6000 वर्ष पूर्व के मानते हैं, यानी मिलते हैं। तो उसके मुख्य 3 चरण के बारे में हम देख लेते हैं। तो चित्रात्मक हो गई, भाव लिपि और ध्वनि लिपि हमने आगे देखा, तो अब उसका डिटेल्स में देखते हैं। तो लिपि विकास के मुख्यतया 3 चरण हैं। पहला है चित्रलिपि, दूसरा है भाव लिपि और तीसरा है ध्वनि लिपि। इनके अतिरिक्त 3 भेद और माने जाते हैं। ये गौण भेद है, इनका उल्लेख मात्र पर्याप्त जैसे है, यानी उसको जो 3 और है वो गौण है। सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भाव ध्वनि मूलक लिपि ये गौण है। तो देखते हैं हम सूत्र लिपि। सूतों में गांठ आदि देकर भाव व्यक्त करना, रस्सियों में गांठ देना, रस्सी की लंबाई चौड़ाई, रस्सी का विभिन्न रंगों में रंगना आदि, इसका उल्लेख हेरोडोटस ने किया है। इसका उदाहरण पेरू में प्राप्त क्रिपु सूत्रलिपि है। तो सूत्रलिपि क्या हो गई, तो जो रस्सी है उसमें गांठ देना, रस्सी से जो लंबाई चौड़ाई ऐसे मापना, फिर रस्सी का विभिन्न रंगों में रंगना, ये सब हो गया। उसका उल्लेख किसने किया है, तो हेरोडोटस ने। तो इसका उदाहरण क्या है, पेरू में प्राप्त हुआ क्विपु जो सूत्रलिपि में है। ठीक है। उसके बाद है प्रतीकात्मक लिपि। तो विभिन्न रंगों की वस्तुओं से कुछ विशेष
संवाद भेजना, यानी जो विभिन्न रंगों है तो उसके जो वस्तुएं हैं उससे विशेष संवाद भेजना। लाल रंग से युद्ध, सफेद से युद्ध विराम आदि जो है कि अभी भी मिलते हैं कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं तब जो रेड ग्रीन ऐसे सिग्नल भी मिलते हैं, तो ऐसे हमें पता चलता है कि अभी रुकना है, अभी जाना है, अभी ठहरना है, ऐसा हमें भी पता चलता है। तो ये हो गया प्रतीकात्मक जो प्रतीक मिलते हैं। लाल रंग में प्रतीक जो तब पहले क्या होता था, तो लाल रंग था तो युद्ध के लिए होता है, तो अगर लाल रंग फैला है तो हमें पता चलना चाहिए कि ये युद्ध का रंग है। अगर सफेद या शांति का रंग तो युद्ध विराम हो गया, अब शांति हो गई, ऐसा सफेद रंग का होता है। प्राचीन समय में कुछ आदिम जातियों में ऐसे संकेत प्रचलित थे। तो जब प्राचीन समय था उसमें आदिम जातियां थी तो उसमें ऐसे संकेत प्रचलित थे। ठीक है, उसके बाद है भाव ध्वनि मूलक लिपि। कुछ अंशों में भावात्मक और कुछ अंश में ध्वन्यात्मक थी। मिस्री, हिस्ट्री, मेसोपोटामियन आदि लिपियों इसमें आती है। सिंधु घाटी लिपि को भी कुछ विद्वानों ने इसी श्रेणी में रखा है। जब सिंधु घाटी थी उसकी जो लिपि थी वो कई विद्वानों ने भाव ध्वनि मूलक लिपि में रखा है। और उसके क्या हो गए लिपियां, तो मिस्री, हित्ती और मेसोपोटामियन। ठीक है, ये हो गई भाव ध्वनि मूलक लिपि। उसके बाद है चित्रलिपि, तो पिक्चरोग्राफी। तो यह लिपि का प्राचीनतम रूप था। तो सर्वप्रथम मैंने अभी बताया कि लिपि का प्राचीनतम रूप कैसा था, तो पहले लिपि का तो नहीं था वर्णन, तो वो सब चित्र के रूप में बताते थे। तो यह लिपि का प्राचीनतम रूप था। जिस वस्तु का वर्णन करना होता था उसका चित्र बना देते थे। आदिम स्त्री आंख आदि के लिए उस जैसा छोटा चित्र बना देते थे। इससे संबंध व्यक्ति भाव समझ जाता था। यानी सर्वप्रथम जो भाव बोलने का भाव था या किसी को बताने का भाव था वो चित्र के रूप में बताए थे। यानी आदमी, स्त्री और आंख ऐसे ऐसे चित्र, छोटे छोटे चित्र बनाते थे और उससे सामने वाला जो संबंधित व्यक्ति है वो उसका व्यक्ति भाव समझ जाता था। ऐसे प्राचीन चित्र फ्रांस, स्पेन, यूनान, इटली, मिस्र आदि से मिले हैं। यानी ऐसे चित्र कहाँ से मिले हैं? फ्रांस से, स्पेन से, यूनान से, इटली से, ऐसे काफी चित्र मिलते हैं। ये पत्थर, हड्डी, हाथीदांत, सिंग, छाल, मिट्टी के पात्रों आदि पर होते थे। तो चित्र किस पे होते थे? पत्थर पर हो गए, हड्डियां जो होती थी पशु पक्षी या किसी की मनुष्य की हड्डियां, ऐसे जो हड्डियां थी तो उस पर चित्र बनाते थे। हाथी दांत तो उस पे चित्र बनाते थे। सिंग, छाल, मिट्टी ऐसे पात्रों पे चित्र बनाते थे। तो ये हो गए पिक्चरोग्राफी। ठीक है, यानी चित्रलिपि। तो समीक्षा, इसके लाभ ये थे: वस्तु का तुरंत बोध, सर्वजन सुबोधता और शिक्षण की अनावश्यकता। यानी वस्तु का तुरंत बोध, यानी जो वस्तु है उसका बोध मिल जाए। यानी आदमी का चित्र बने तो सामने वाला समझ जाएगी यह आदमी है। सर्वजन और सुबोधता और फिर शिक्षण की अनावश्यकता, यानी शिक्षण उस समय नहीं था तो कैसे चलता था, तो वो मिल जाता है। इसके दोष अधिक है क्योंकि काफी बार नहीं समझ में आता है। अगर आदमी का चित्र बनाया है और स्त्री का समझ में आ जाता था। पक्षी में काफी प्रजातियां हैं तो कबूतर का बनाया है तो किसी और का, ऐसे काफी अलग अलग भी मिलते थे यानी समझते थे, तो उसमें दोष अधिक था। संकेत अनंत बनाने पड़ते थे। प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक संकेत होता था। यानी तब तो संकेतमाक ही भाषा चलती थी, तो उसके काफी वस्तुएं होती है तो उसके अलग अलग संकेत बनाने पड़ते थे। तो अलग अलग संकेत बनाना और समझना वो भी कठिन बात है। तो प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक संकेत होता था। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बोध नहीं हो सकता था।
यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं था तो उनका बोध नहीं हो सकता, यानी काफी सारे लोग होते हैं तो उनको अलग अलग के पृथक पृथक के बारे में बताना है या अगर कुछ जानकारी देना है तो कैसे पता चले कि ये यही के बारे में बात हो रही है। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं थी उनका बोध नहीं हो सकता था। अमूर्त भाव एवं विचार प्रकट नहीं हो सकते थे, यानी विचार और अमूर्त भाव जो थे वो प्रकट नहीं हो सकते थे। चित्र बनाना श्रम साध्य कार्य था, यानी चित्र बनाने काफी श्रम लग जाता है तो वो श्रम साध्य कार्य था। शीघ्रता में चित्र नहीं बन सकता था, यानी काफी टाइम लग जाता था उसमें। अधिक समय की अपेक्षा होती थी, मैंने अभी ही बताया। ध्वनि लिपि की अपेक्षा स्थान अधिक लेता था, यानी जो लिपि है वो लिखना तो उसको स्थान काफी चाहिए था, यानी जो ताम्रपत्र है वो काफी बड़ा होना चाहिए था, या वो छाल हो गई वो भी काफी बड़ी होनी चाहिए थी, यानी अधिक स्थान लेता था। स्थान समय आदि का बोध स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता था, उसमें कब हुआ, कौन से स्थान पर हुआ, कैसी सदी थी, वो सब बोध उसका स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता था। फिर है भाव लिपि, इंडियोग्राफी। यह लिपि विकास का द्वितीय चरण था। चित्रलिपि अधिक श्रम साध्य थी, अतः लघुत्तर उपाय सोचने की प्रक्रिया भी जारी रही। फलस्वरूप भाव लिपि का प्रादुर्भाव हुआ। चित्रलिपि और भाव लिपि में अंतर यह है कि चित्रलिपि में केवल वस्तु का चित्र बनाया जाता था, जब भाव लिपि में चित्रों को सरल बनाया और साथ ही उनसे संबद्ध अर्थ भी लिए गए, जैसे सूर्य के लिए एक गोला बनाना, गया इसमें गर्मी, धूप, प्रकाश, दिन आदि का अर्थ बताना, रोने के लिए आंख का चित्र बनाकर उसमें आंसू टपकती बूंदे दिखाना। इस प्रकार की लिपियों के उदाहरण उत्तरी अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि में मिलते हैं। चीनी लिपि में आज भी अनेक ऐसे शब्द हैं जो भाव लिपि मूलक हैं। समझ में आया ना? एकदम आसान से शब्दों में मैंने यहाँ पे बताया है आपको, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसकी समीक्षा, यह चित्रलिपि का विकसित रूप है, यानी जो चित्रलिपि है उसका ही विकसित रूप है, यानी जब चित्र में आसानी नहीं रही थी तो उसके बाद इसका उत्पत्ति हुई। तो चित्र बनाने की क्लिष्टता जो वो थी तो कुछ कम हुई। एक चित्र से अनेक अर्थ प्रकट होने लगे, यानी एक चित्र होता था उसके अनेक अर्थ होते हैं तो वो समझना कठिन हो गया, तो उसको आसान बनाने के लिए यह जो लिपि है उसका उत्पत्ति हुई। यह चित्राभास लिपि हुई। इसमें भी पूर्ववत दोष विद्यमान रहे, जैसे पूर्व में दोष उत्पन्न हुए थे वैसे ही उसमें भी दोष उत्पन्न हुए। सूक्ष्म भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता था, यानी जो सूक्ष्म भाव है वो व्यक्त नहीं किया जा सकता था। किस चित्र से क्या भाव लिए जाएंगे इसमें समरूपता नहीं थी, यानी कौन सा चित्र किस भाव को प्रकट करता है यह भी इसमें समझाना आसान नहीं था। तो उसके बाद ध्वनि लिपि का हुआ। तो ध्वनि लिपि फोनेटिक स्क्रिप्ट, यह लिपि विकास का तृतीय चरण था। ये तृतीय चरण में आ गई। यह मानव की लिपि संबंधित सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि थी। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ संकेत निर्धारित किए गए हैं। तो उसमें क्या हुआ? संकेत निर्धारण हुआ। इनसे मुखोच्चरित प्रत्येक ध्वनि को लिपिबद्ध किया जा सकता था। देश काल के भेद से ये ध्वनि लिपियां अलग अलग स्थलों पर अलग अलग विकसित हुई। देश और काल के जो भेद है उसमें ध्वनि लिपियां अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विकास हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, यानी अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हुआ, उत्तराखंड में ऐसा हुआ, गुजरात में ऐसा हुआ, राजस्थान में ऐसा हुआ, ऐसे अलग अलग स्थलों पे अलग अलग उत्पन्न हुई और विकास हुआ। इस प्रकार की लिपियां हैं देवनागरी, रोमन, अरबी आदि लिपियां हैं। कुछ विद्वानों ने ध्वनि लिपि के दो भेद दिए गए हैं, अक्षरात्मक और वर्णनात्मक। तो अक्षरात्मक यानी सिंबॉलिक और वर्णनात्मक यानी अल्फाबेटिक।
तो अक्षरात्मक में चिन्ह किसी अक्षर यानी सिंबल को व्यक्त करता है, वर्ण को नहीं, उसके वर्ण को नहीं, पर सिंबल से जो व्यक्त करता है अक्षर। जो वर्णात्मक में चिन्ह वर्ण को व्यक्त करता है, जो वर्णन है उसमें चिन्ह वर्ण को व्यक्त करता है। इसमें देवनागरी को अक्षरात्मक में और रोमन को वर्णात्मक में रखा गया। तो रोमन अंक हमें पता है, आई लिखे तो 1, डबल आई लिखे तो 2, ऐसा रोमन अंक है, तो वो हो गए वर्णनात्मक में, और देवनागरी जो है वो अक्षरात्मक में हो गई। ठीक है। साथ ही रोमन लिपि की उत्कृष्टता सिद्ध की गई है। देवनागरी पूर्णतः वर्णात्मक लिपि है। प्रत्येक वर्ण के लिए स्वतंत्र क आदि चिन्ह है। केवल लेखन की सुविधा के लिए वर्णमात्रा जो वर्णमाला है तो उनको व्यंजन को हलंत यानी क को खोड़ा, ख को खोड़ा, ऐसे हलंत के रूप में क ख ग न लिखकर अकारांत तो क ख ग आदि लिखा जाता है। तो हमें पता है कि व्यंजन को हलंत के रूप में बताए जाते हैं, क ख ग ऐसे हलंत के रूप में लिखावट करती है। पर किंतु वर्णमाला में क्या हुआ, अक्षरांत, तो क ख ग ऐसे जो स्वयं पर जो है निर्धारण वो ऐसे क ख ग आदि के रूप में लिखा जाता है। रोमन में यांत्रिक सुविधा अवश्य है। क को के ए लिखा जाएगा, अ को अलग दिखाया जा सकता है, परंतु संकेतिक निर्देश को बिना अ आ ई आदि स्वरों को भेद नहीं दिखाया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय के लिए उसकी प्रतियोगिता अवश्य है, परंतु देवनागरी या भारतीय लिपियों से उसे अधिक वैज्ञानिक या उत्कृष्ट कहना केवल प्रलाप है। रोमन में वैज्ञानिकता का नाम भी नहीं है। जो वैज्ञानिकता है उसका नाम रोमन में नहीं पाया जाता। तो ये हो गई हमारी लिपियों का परिचय और काल निर्धारण कैसे लिखा जाता है, कब लिखती है और इसको कैसे बताया जा सकता है, और अलग अलग जो भाषा है, अलग अलग लिपियां है, उसका विकास कैसे हुआ और कौन से जो प्रदेश है उसमें कैसे हुआ, वो सब हमें हमने अभी देखा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो भारत में लिपि ज्ञान एवं लेखन कला के बारे में होगा कि भारत है तो उसमें कैसे लिपि ज्ञान हुआ और उसकी लेखन कला कैसे बनी, उस पर हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा। ठीक है। तो हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस जो हमने बताया था कि सुदर्शन तरांगस्य पुनः निर्माता अस्ति, जो सुदर्शन तराव थे उनका पुनः निर्माता कौन था, तो पुष्पमित्र, पुष्पगुप्त, चंद्रपालित और चंद्रमणि, और दंडनीते अपर नाम किम, तो आयुर्वेद, तर्कशास्त्रम, जैमिनियम मीमांसा शास्त्रम और कौटिल्य अर्थशास्त्रम। तो ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चंस हैं, तो देख लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं कर पाओ तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है। क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लास कैसा लगा, क्लास के कमेंट बॉक्स में आप उसका कमेंट करना, और अगर कुछ डाउट्स हो तो वो भी करना, तो हम आपका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करवा देंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमारी वेबसाइट और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाकर हमें फॉलो अप कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।